किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। कृषि दर्शन में हम अपने किसान भाइयों के लिए ऐसी जानकारी मुहैया कराते हैं जिसके द्वारा वो अपनी आय में इजाफा ला सकते हैं, साथ ही अपनी खेती में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी खेती को विकसित कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंत्रालय से, यानी मंत्रालय से हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। और मंत्रालय से हमें अभी क्या जानकारी मिल रही है ये हम आपको बताते हैं। किसान भाई धान खेत में लगाते हैं, ऐसे में रोग और कीटों का खतरा बढ़ जाता है, तो उस पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए, इसके लिए हम चलेंगे कृषि भवन स्थित हमारे डीडी किसान के स्टूडियो में उपस्थित हैं DPPQS के उपनिदेशक डॉक्टर BD निगम। आइए उनसे जानते हैं। धान एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसमें करीब 22 तरीके के मुख्य कीट लगते हैं, जिनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। रस चूसक जैसे कि भूरा फुदका, हरा फुदका, सफ़ेद पीठ वाला फुदका, ये पौधों और पत्तियों के रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में तरल चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से फफूंद, जीवाणु, विषाणु जनित बीमारियां भी पैदा होती हैं। तनाछेदक में पीला तनाछेदक मुख्य रूप से कल्लों को छेद करके उसको नुकसान पहुंचाता है। कल्ले सूख जाते हैं, जिसे मृत गो यानी डेड हर्ड के नाम से जानते हैं। बाद की अवस्था में ये कीट की सुंडियाँ तनों के अंदर छेद करके अंदर खाती रहती हैं। बालियाँ सूख जाती हैं। बालियों को खींचने से आसानी से खींच के बाहर निकाला जा सकता है। इन्हें हम वाइट ईयर या सफ़ेद बाली भी कहते हैं। इसी तरीके से गाल मेज भी मृत गोब बनाता है। तीसरा हमारा डिफोलेटर, जिसमें पत्ती लपेटक, कर्तन कीट, 2 सींग वाला हरा कैटरपिलर व राइस हिस्पा, गंधी बग लगते हैं। ये कीट ज़्यादातर पत्तियों को खुरच करके, पत्तियों को काट करके और बालियों को काट कर नीचे गिराते हैं और दानों को छेद करके भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के रोकथाम व फसल की विशेष रूप से देखभाल करने के लिए मुख्य बातों को ध्यान देना चाहिए, जैसे ग्रीष्मकालीन जुताई करना बहुत ज़रूरी है। कीट रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। अगर पनीरी लगा रहे हैं तो 1 किलो बीज करीब 25 वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त होती है। सघन पनीरी से बचें। इसके अलावा रोपाई करने के टाइम कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जैसे पौधों और पंक्ति के बीच की दूरी 20 गुणा 20 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा लगभग 15 दिनों बाद खेत में हल्का पाटा चलाना चाहिए। पाटों का वजन करीब 10 से 12 केजी ही होना चाहिए और जब भी पाटा चलाएं खेत में पानी भरा होना चाहिए। इससे तनाछेदक व पत्ती लपेटक कीटों की संख्या काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। करीब 30 दिनों बाद गंधपास निगरानी हेतु लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रबंधन हेतु करीब 7 से 8 गंधपास जगह जगह लगा सकते हैं। अगर रात में लगाना है तो हम लाइट ट्रैप करीब 7 से लेके रात 10 बजे तक लाइट ट्रैप लगाएं और इसके अलावा पीला चिपचिपा पास जगह जगह लगाने से रस चूसक कीटों को आसानी से कम किया जा सकता है। हो सके तो ट्यूबवेल की दीवारों को भी हाईवे वाला पीला पेंट रंग करके उस पर सफ़ेद ग्रीस के लगाने से काफ़ी हद तक रस चूसक कीटों की संख्या कम की जा सकती है। और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास है सम्मेलन से प्रगति की ओर में। दिल्ली स्थित कृषि भवन में दलहन उत्पादक राज्य के कृषि मंत्रियों की एक बैठक की गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास रहा उसमें। आज बैठक का उद्देश्य है दलहन की
समीक्षा करके कैसे हम दलहन के उत्पादन को बढ़ाएं। मित्रों, अभी खरीफ का सीजन शुरू हो रहा है। बड़े हिस्से में अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन दक्षिण में मानसून आ गया है। ये प्रॉपर समय है, तब हम खरीफ की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा अभी सचिव कृषि बता रहे थे, दालों के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लेकिन उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी है। सबसे ज़्यादा दाल हम ही खाते हैं, मतलब हमारे देश की जनता के लिए उपयोग होती है। और एक और चीज़ उसके साथ जुड़ी है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, आयात भी हम ही करते हैं, क्योंकि हम ही हमारी ज़रूरत के लिए जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी हम उत्पादित नहीं करते। क्षेत्रफल भी हमारा ज़्यादा है और उत्पादन के मामले में भी हम अग्रणी हैं। लेकिन बावजूद इसके, वैसे अभी 23-24 के अग्रिम जो अनुमान है जो मेरे सामने रखे गए हैं, 270.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन होती है 23-24 के जो अनुमान है, और हमारी उत्पादकता है 907 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और इससे उत्पादन जो होगा 244.93 244.93 लाख टन का उत्पादन होता है। हालांकि उत्पादन बढ़ा है, ये 15-16 की तुलना में 50% 50% ज़्यादा है। और ये मदद भी, ये उपलब्धि भी अगर हमने हासिल की है तो राज्यों की मदद से। इसके लिए मैं सभी राज्यों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसके बाद भी ये पर्याप्त नहीं है, हमको और प्रयास करना पड़ेगा। दालों में 2 मूंग और चना ऐसे हैं जिनमें हम आत्मनिर्भरता की तरफ हैं, लेकिन तुअर, उड़द और मसूर, इनका उत्पादन हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आप जानते हैं, हम इन दालों के लिए अलग अलग राज्यों से, मोजाम्बिक, म्यांमार, मलावी आदि देशों पर निर्भर हैं। मित्रों, क्या आज हम ये संकल्प कर सकते हैं कि हमारे जरूरत का जितना दलहन है वो हम अपने देश में उत्पादित करेंगे? हम क्यों इंपोर्ट करें? मेहनती किसान, उपजाऊ माटी, केंद्र और राज्य का साथ, हम सब मिलकर काम करें तो 2 साल के अंदर हम दलहन आयात पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आइए अब जानते हैं क्या है खास विज्ञान और किसान में। खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट गई है। यही वजह है कि प्रदूषण स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों की उपयोगिता बढ़ गई है।
और फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे क्या है खास कृषि स्टार्टअप में, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपकी होस्ट आई भूमि और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जी के में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। एक ही भूमि पर एक ही समय में दो तरह की फसलों को उगाना क्या कहलाता है? ए. शस्यावर्तन, बी. मिश्रित शस्यन, सी. फसल चक्र, डी. ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन सी, फसल चक्र। फसल चक्र, जिसे अंग्रेजी में क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में विभिन्न फसलों को क्रमबद्ध तरीके से उगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, कीट और रोगों के संक्रमण को कम करना है। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम बात करेंगे परंपरागत खेती की। परंपरागत खेती से इस समय अधिकतर लोग प्रभावित हो रहे हैं और हमारे किसान भाई परंपरागत खेती से अपनी आय में इजाफा भी ला सकते हैं, साथ ही परंपरागत खेती से अपनी खेती को विकसित भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के कृषि स्टार्टअप में। मुकेश यादव फरीदाबाद के छोटे से गांव मांझावाली में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म खेती से जुड़े एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इसी गांव से की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए थे। चूँकि इनका परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था, इसलिए खेती से इनका लगाव हमेशा ही बना रहा। पढ़ाई के दौरान भी वे फसलों की बिजाई और कटाई के समय छुट्टी लेकर गांव आया करते थे। इसी बीच गांव और मुंबई में हो रहे कृषि में काफी फर्क महसूस किया। मुकेश ने पाया कि उनके गांव में आज भी परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के किसान आधुनिक पद्धतियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2004 में मुकेश अपने गांव लौट आए और इन्होंने नई तकनीकों के साथ खेती करनी शुरू की। वे अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही गांव के किसानों को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारियां देते हैं और सिखाते हैं। इन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि और इससे जुड़े सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। अपने खेतों में इलेक्ट्रॉनिक लेवलर चलाकर खेतों को समतल किया, जिससे उपज तो अच्छी हासिल हुई ही, साथ ही मजदूरों की संख्या भी घटी। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए मुकेश ने अपने खेत में सोलर फेंसिंग भी कराया। इन नई तकनीकों को खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान की लागत में कमी आई, सिंचाई में पानी की बचत हुई, बिजली कम खर्च होने लगी। यानी मुकेश यादव के प्रयासों से किसानों को फायदा होने लगा। इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉपुलर की खेती करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश यादव ने गेहूं की उन्नत प्रजातियां जैसे HD 2851, HD 2912, WR 544 को अपनाया। साथ ही धान की पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा 2511 का फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के बीज का उत्पादन भी किया, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को फरीदाबाद और पलवल के किसानों ने अपनाया, जिसे मुकेश अपनी सफलता मानते हैं।
मुकेश यादव ने गेहूं, धान और गन्ना फसल के चक्र के साथ वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इससे पानी की 20 से 40% की बचत हुई। साथ ही फसलों में खरपतवार नाशी के प्रयोग को 60% से घटाकर 20% कर दिया। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ी और साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो गई। अपने क्षेत्र के किसानों को तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए मुकेश ने खुद नई नई तकनीकों को अपनाया। इन्होंने धान की SRI तकनीक से बीज, खाद और रसायनों की बचत की। इन्होंने गहरी जुताई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी पैदावार हासिल की। किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम प्रजातियों को मुकेश यादव ने किसान क्लबों द्वारा दूसरे किसानों तक पहुंचाया। मुकेश यादव ने अनुसंधान परिषद की नई तकनीकों का किसानों के बीच खूब प्रचार प्रसार किया और इस सब के पीछे मकसद यही था कि किसान आगे बढ़ें और खेती को व्यावसायिक तरीके से करें ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुकेश यादव को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे कृषि दर्शन में फार्मिंग इंडिया के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि और आज हम बात करेंगे धान पर लगने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में। धान की खेती में कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, जैसे ब्लास्ट रोग, ब्राउन स्पॉट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ब्लास्ट रोग से पत्तियों पर धब्बे आ जाते हैं और दाने पत्तों को खराब कर देते हैं। ब्राउन स्पॉट पत्तियों पर भूरे धब्बे बनाता है और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से पत्तियों के किनारे से पानी जैसा रिसाव होता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके अपनाए जा सकते हैं। बीज का उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। फसल चक्रीकरण का पालन करें और एक ही जगह पर बार बार धान न उगाएं। समय पर सिंचाई करें और फसल की जरूरत के अनुसार पानी दें। रोग निरोधक किस्मों का चुनाव करें और रोग प्रतिरोधक बीजों का प्रयोग करें। जैविक उपचार जैसे नीम का तेल या नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करें। इन सरल उपायों से आप अपनी फसल को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुशहाल खेती करें। धन्यवाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का कृषि दर्शन में। और अब हम कृषि दर्शन के इस सेगमेंट में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। खेती किसानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं AI कृषि के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाके के किसान इस समय सोयाबीन और मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। मालवा के पठारी इलाकों में ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। इसके साथ ही यहाँ ब्रॉड बेड फरो या रिज एंड फरो प्रणाली से सोयाबीन की बुवाई करें। मालवा के पठारी इलाके में ही किसान अगेती फूलगोभी की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। जाबुआ के पहाड़ी इलाकों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी को कीटों से बचाएं। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई करें। यहीं मॉनसून के आगमन के बाद अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार करें और उन्नत किस्मों का चयन करें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में समय समय पर मूंग की पकी हुई फलियों की तुड़ाई करते रहें। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए रिज एंड फरो पद्धति को अपनाएं। इसके साथ ही यहाँ इस सप्ताह अरहर की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें।
वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों में निराई गुड़ाई के अलावा जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं वर्षा ऋतु की सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं बस्तर के पठारी इलाके में कोदो, कुटकी, रागी और सांवा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ के सिंचित क्षेत्रों में धान की नर्सरी तैयार करें। बस्तर के पठारी इलाके में ही गन्ने के खेतों में मिट्टी चढ़ाएं। इसके अलावा यहाँ गन्ने की सिंचाई करें। यहीं टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैंगन, कद्दू, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार मिर्च, भिंडी, बैंगन, लोबिया, खीरा, कद्दू, करेला और फूल गोभी की समय से तुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खेती किसानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि और आज हम बात करेंगे धान की खेती में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के तरीकों के बारे में। धान की खेती में अधिकतम उत्पादन प्राप्त के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन करें। रोग प्रतिरोधक और उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग करने से पैदावार बढ़ती है। मिट्टी की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की मिट्टी की जांच कराएं और जानें कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इसके आधार पर सही मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग करें। समय पर बुवाई करें। बुवाई का सही समय फसल की अच्छी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय मौसम के अनुसार बुवाई का समय चुनें। सिंचाई का प्रबंधन सही तरीके से करें। धान की फसल को नियमित और उचित मात्रा में पानी दें। अत्यधिक या कम पानी देने से फसल को नुकसान हो सकता है। कीट और रोग नियंत्रण का ध्यान रखें। समय समय पर फसल का निरीक्षण करें और किसी भी कीट या रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत उपाय करें। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें, जैसे नीम का तेल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। फसल चक्रीकरण अपनाएं। एक ही जगह पर बार बार धान न उगाएं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और रोगों का प्रकोप कम होता है। फसल कटाई का सही समय चुनें। जब धान के दाने पूरी तरह पक जाएं और नमी की मात्रा कम हो जाए, तभी कटाई करें। इससे फसल की गुणवत्ता बनी रहती है और भंडारण में भी आसानी होती है। भंडारण का सही तरीका अपनाएं। कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाएं और सही तरीके से भंडारित करें ताकि फसल खराब न हो। इन सरल और प्रभावी उपायों से आप धान की खेती में अधिकतम उत्पादन प्राप्त सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुशहाल खेती करें। धन्यवाद। तो फार्मिंग इंडिया में आप सभी किसान भाई बहनों ने जाना कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो आज कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारा ये प्रोग्राम कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि जो ये QR कोड आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको उसे स्कैन करना है और आप YouTube चैनल पर कृषि दर्शन देख सकते हैं। तो कृषि दर्शन में आज बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।